हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 11th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल मैं जानता हूं कि आप सभी के एग्जाम जो है बहुत ही नजदीक आ चुका है। अब आप सोच रहे हैं कि सर हमें वही क्वेश्चन पढ़ाइए जो हमारे एग्जाम में आए, जिसको हम अच्छे तरीके से करके आए और अपने बोर्ड एग्जाम में हम एक अच्छा नंबर स्कोर कर सके। तो बिल्कुल हम उसी टाइप के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत को लेकर आज का ये वीडियो बना रहे हैं। मैं आपको बता कि आज पूरी रात क्लास 11th केमिस्ट्री की तैयारी हम करेंगे, जिसमें पूरी किताब से 10 महत्वपूर्ण सिद्धांत पर डिस्कस करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं सभी इंपॉर्टेंट सिद्धांत को हम डिस्कस करेंगे। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है, वेस्पर सिद्धांत है, आदर्श गैस समीकरण है। ठीक है, इस तरीके से सभी सिद्धांत दिखाई दे रहे हैं आपको। चलिए एक एक करके सभी पर हम डिस्कस करेंगे। मैं कह दूं कि ये वीडियो, हालांकि मुझे कहने से ज्यादा आप खुद ही समझ गए होंगे कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। तो एक हाथ जोड़कर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, नोट डाउन करते हुए, समझते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जी। चलिए इससे पहले मैं बता दूं, अदरवाइज अगर आप वीडियो ये देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इस चैनल पे कुछ वैल्यूएबल कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूं, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरा हौसला अफजाई हो सके और मैं और भी आप सभी के एग्जाम के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट हम प्रोवाइड कर सके। ठीक है ना। अदरवाइज वीडियो पर को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, इतना कर देंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए पहला हमारा आता है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। लिखिए। अब हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है समझ लेते हैं जी। तो यहां पे लिखा गया है कि हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग को एक ही समय पर पूर्ण निश्चितता के साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। यदि स्थिति को अधिक ठीक मापा जाए तो संवेग उतना ही अनिश्चित हो जाता है। ठीक है, यह है हमारा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। देखिए मैं आपको कह दूं, मैं आपको सिंपल सा बता दे रहा हूं। जब ये सभी हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है, जब लॉन्ग को आप शॉर्ट करते हैं ना, जब लॉन्ग क्वेश्चन को आप शॉर्ट करते हैं, तो मैं कह सकता हूं थोड़ा कम समझ में आता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, ये चीजें आप याद रखेंगे कि जब लॉन्ग क्वेश्चन को आप शॉर्ट में थोड़ा सा बदलेंगे, थोड़ा शॉर्ट में आप देंगे, तो वो उसको पढ़ने से थोड़ा कम समझ में आएगा। परंतु हम लोग के पास जो टाइम है, ये थोड़ा बात समझिएगा, टाइम जो है वो हम लोग के पास कम बच गया है, इसलिए हम लॉन्ग क्वेश्चन को ना ही अब पढ़ सकते हैं और ना ही याद कर सकते हैं। इसलिए हमें उतना ही शॉर्ट में उतना ही उत्तर देना है जितने में हमें अपना फुल नंबर में मिल जाए, हम अच्छे से उस क्वेश्चन को करके आए, छोड़े नहीं। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि कुछ टॉपिक है अगर ना भी समझ में आए तो उसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना। तो यहां पे लिखा गया है कि हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति संवेग को एक ही समय पर पूर्ण निश्चितता के साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। मतलब कोई भी, यहां पे कहा गया हाइजेनबर्ग के अनुसार कोई भी सूक्ष्म कण है, कोई भी, ये सपोज दैट कोई भी सूक्ष्म कण है, कोई भी सूक्ष्म कण है। सूक्ष्म कण का मतलब समझते हैं ना, एक छोटा सा कण है। तो कोई भी सूक्ष्म कण जैसे कि क्या हो जाएगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग एक ही समय पर पूर्ण निश्चितता के साथ ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है ना। मतलब किसी भी सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन का स्थिति को, इलेक्ट्रॉन की स्थिति को और इसके संवेग को एक ही समय में हम निश्चित रूप से ज्ञात नहीं कर सकते, एक पूरी कंफर्म रूप से हम पता नहीं लगा सकते। तो वही लिखा गया है कि किसी सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग एक ही समय में पूर्ण निश्चितता के साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है। यदि स्थिति को अधिक ठीक मापा जाए तो संवेग उतना ही अधिक अनिश्चित हो जाएगा।
मतलब यदि एक को मान लेते हैं, एक को हम अच्छे से मापे, यदि स्थिति को हम अच्छे से मापे तो संवेग उतना ही, जितना ये अच्छा होगा उतना ही संवेग का मान गलत आएगा। आज अगर संवेग को हम उतना जितना अच्छा करेंगे तो स्थिति का मान गलत आ जाएगा। मतलब दोनों को एक साथ मापना संभव नहीं है, समझ रहे हैं। तो यही अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार बताया गया। मैं आशा करता हूं समझ के होंगे, एक दो बार पढ़िएगा, समझिएगा, याद हो जाएगा। ज्यादा बड़ा नहीं है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण बिंदु क्या कहे हैं। सबसे पहला होता है यह सिद्धांत सूक्ष्म कणों पर लागू होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है ना, इस तरीके के। स्थूल वस्तुओं पर इनका प्रभाव नगण्य होता है। स्थूल वस्तुएं होती हैं, जो थोड़े बड़े वस्तु होते हैं, उन पर ये प्रभाव नगण्य होता है। यह क्वांटम यांत्रिकी का आधार होता है। यह किसका आधार होता है जी? क्वांटम यांत्रिकी का क्या होता है? एक आधार होता है, ठीक है। इसका गणितीय रूप ज्यादातर पूछ लिया जाता है, गणितीय रूप। तो इसका गणितीय रूप भी हम देख लेते हैं। तो इसका गणितीय रूप पर बात करें तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत में डेल एक्स इंटू डेल पी जो होता है वो क्या होता है? वो अधिक होता है या बराबर होता है h/4 पाई का। ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। डेल एक्स इंटू डेल पी जो क्या होता है? अधिक होता है या बराबर होता है h/4 पाई का। जहां डेल एक्स क्या है? ये एक्स है स्थिति, जो इलेक्ट्रॉन है इसकी स्थिति है। यहां पे डेल पी क्या है? डेल यहां पे पी क्या है? ये है संवेग। और यहां पे मैं कह दूं कि यहां पे h क्या है? h यहां पे है, h है प्लांक स्थिरांक, और यहां पे 4 पाई एक वैल्यू है। आशा करता हूं समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमें उतना ही समय देना है, मैं बता दूं, हमें उतना ही समय देना है जितने में हमारा काम चल जाए या जितने लिखने से हमारा काम चल जाए, ठीक है ना। बाद में हम फिर अब क्लास 12th में आइएगा, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे हमारे मेन चैनल पर। नाम तो जानते ही है ना, ब्रदर सर, वो चैनल का नाम है। आप जाइएगा, उस चैनल पे हम आपको पढ़ाएंगे जी पूरी तरीके से। लगभग 1.5 लाख से अधिक स्टूडेंट वहां पे जुड़ चुके हैं। क्लास 12th का हम स्टडी कराते हैं, तो भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। क्लास 12th में भी हम मिलेंगे फिर से। अगला आता है वेस्फर सिद्धांत क्या है, तो इस सिद्धांत को समझ लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित संयोजक इलेक्ट्रॉन, देख लीजिए, संयोजक इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि प्रतिकर्षण न्यूनतम हो जाए। इसी से अणु का आकार क्या होता है? निर्धारित होता है। समझ रहे हैं? इसी से क्या होते हैं? अणु का आकार क्या होता है? निर्धारित होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो आशा करता हूं आप समझ के होंगे। एक बार और मैं पढ़ दे रहा हूं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया? केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित वे संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि प्रतिकर्षण न्यूनतम हो जाए, तो इसी से अणु का आकार निर्धारित होता है। अब मैं सोच रहा हूं इसको मैं कैसे समझाऊं, जितना मैं समझाऊंगा उतना ही बड़ा होगा ये। अब जिनको नहीं पता, जैसे मतलब केंद्रीय परमाणु जिनको नहीं पता होगा, जिनको संयोजक इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं पता होगा, प्रतिकर्षण नहीं पता होगा, तो वो मतलब कैसे समझ पाएंगे, यही मैं सोच रहा हूं। ओहो, कैसे हम समझाते इसको, इस सिद्धांत को? केंद्रीय परमाणु के चारों उपस्थित, फिगर से समझा पाते बट नहीं हो पाएगा ना। चलिए
बस इतना मैं कहूंगा, ज्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बशर्ते मैं इतना कहूंगा कि आपको इसमें याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है? इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जो केंद्रीय परमाणु होते हैं, केंद्रीय परमाणु होते हैं, तो केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। कौन से? इनके चारों ओर संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म जो होंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षण करेंगे। ठीक है ना? इस प्रकार की व्यवस्था होती है और इस प्रकार व्यवस्था होता है कि प्रतिकर्षण न्यूनतम हो जाए। मतलब इस प्रकार से ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, परंतु इस प्रकार का होगा ना कि जो प्रतिकर्षण हो जाएगा वो कम हो जाए, न्यूनतम हो जाए, प्रतिकर्षण न्यूनतम हो जाए। और इसी से अणु का आकार निर्धारित होता है। इसी से कोई भी अणु है, जैसे H2O है, तो इसके अणु का आकार कैसे होगा वो निर्धारित होता है। ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, इसको भी आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है ना? इसको भी आप याद कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण बिंदु में क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉन युग्म आपस में दूर रहना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो युग्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो युग्म होते हैं वो आपस में दूर रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं दोनों दूर रहना। दूसरी बात यहाँ पे कहा गया, लोन पेयर में प्रतिकर्षण अधिक होता है। लोन पेयर जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है, उसमें प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, ज्यादा दूर रहना चाहते हैं। और तीसरी बात, अणुओं की ज्यामिति ज्ञात करने में वेस्पर सिद्धांत की आवश्यकता होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी। अगला हमारा आता है आदर्श गैस समीकरण लिखिए। अब आदर्श गैस समीकरण ये हमने बहुत बार कराया भी है, फिर से इसमें भी देख लेते हैं आदर्श गैस समीकरण क्या होते हैं। आदर्श गैस समीकरण, तो इसमें क्या बताया गया कि आदर्श गैस में दाब, आयतन और तापमान के बीच एक निश्चित संबंध पाया जाता है और यही सभी गैस नियमों का संयुक्त रूप होता है। ठीक है ना? यह सभी क्या होते हैं? गैस जो नियम है, गैस नियम है, इसके संयुक्त रूप होते हैं। मतलब यहां पे बता दूं आदर्श गैस समीकरण क्या होते हैं। तो आदर्श गैस समीकरण PV=nRT, ये आदर्श गैस समीकरण है। ये इसका हमने क्या कर दिया? गणितीय रूप बता दिए हमने। मैं आपको बता दूं, इसमें बताया गया है आदर्श गैस में कि किसी का दाब, आयतन और तापमान, इन तीनों के बीच क्या होता है? इन तीनों के बीच एक निश्चित संबंध होता है। तो देख सकते हैं दाब है, फिर से यहाँ पे देखिए दाब है, आयतन है, ताप है, इन तीनों में एक निश्चित संबंध है और यह सभी गैस नियमों से संयुक्त रूप होते हैं। ये सभी गैस नियमों से संयुक्त रूप होते हैं। ठीक है ना? तो इसी बात को आपको याद रखना है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए जी, मैं बता दूं, इतना तो आप बोल देंगे ना कि आदर्श गैस में दाब, आयतन और तापमान के बीच एक निश्चित संबंध होता है और यह सभी गैस नियमों से संयुक्त रूप होते हैं। ये सभी गैस नियमों के संयुक्त रूप होते हैं। इतना आप लिख लेंगे। मैं आपको बता दूं, P यहाँ पे क्या है? P है गैस का दाब, V क्या है? आयतन, N क्या है? N है N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की हम कह सकते हैं या मोलों की संख्या हम कह सकते हैं। यहां पे R क्या है? गैस नियतांक है। या T क्या है? परम ताप है। ठीक है ना? इतना आप लिख लीजिएगा। अगला आता है महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु में क्या क्या लिखेंगे?
सबसे पहला लिखेंगे बॉयल्स चार्ल्स जो है और एवोगाड्रो है, एवोगाद्रो का नियम का योग है। मतलब ना जो यहाँ पे बॉयल्स हैं, चार्ल्स हैं और एवोगाड्रो के नियम का योग ये होता है। दूसरी बात याद रखेंगे, उच्च ताप पर और कम दाब पर ये सही रहता है। ज़्यादा ताप अधिक होना चाहिए, दाब कम होगा तब ये नियम ज़्यादा काम करता है। और आर सार्वत्रिक गैस नियतांक है। आर क्या है? आर हमने कहा ना गैस नियतांक है, तो वही सार्वत्रिक गैस नियतांक है। मतलब इसका वैल्यू हमेशा हर जगह इक्वल ही रहता है, एक समान रहता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। ये सब आपको याद करना है, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, इन सभी को आपको सभी को याद ही करना है। ठीक है, चलिए जी, अगला हमारा आता है, अगला हमारा क्या आता है? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण सिद्धांत लिखिए। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण सिद्धांत क्या होता है? तो यहाँ पे कहा गया कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है तथा दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है और इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण कहते हैं। समझ रहे हैं इसमें क्या बात बताया गया कि इस अभिक्रिया के दौरान, मतलब सिंपल सा है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण सिद्धांत में बताया गया कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है, एक पदार्थ है वो इलेक्ट्रॉन खोता है और दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है और इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण कहते हैं। मतलब नहीं अगर समझ में आया तो मैं समझा देता हूँ। ये एक पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को देता है और ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ये वाला पदार्थ। तो जो यहाँ पे वही लिखा गया है, किसी मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है, एक पदार्थ जो ये है ये इलेक्ट्रॉन को खोता है और दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है और दूसरा जो पदार्थ है ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है और इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण कहते हैं। यही इस सिद्धांत में बताया गया है। ठीक है ना, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी आसानी तरीके से। ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि एग्जांपल से अगर हम दें, जैसे सोडियम है तो सोडियम क्या कर देता है? जैसे सोडियम है तो सोडियम पे क्या आता है? Na+ आता है। प्लस क्यों आया? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? निकाल देता है। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन मतलब निकालता है ना, उस पर धनात्मक चार्ज आ जाएगा। और जैसे Cl है, Cl, तो Cl जो है ना, इस पर माइनस आयन आ जाता है। मतलब Cl है, मैं ये कह सकता हूँ Cl है, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, इसलिए Cl- आ जाता है। समझ रहे हैं? तो कोई पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और कोई पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो जो त्यागेगा उस पर धनात्मक आवेश आएगा, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋणात्मक आवेश आएगा। ये सभी बातें आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये सभी बातें आप याद रखेंगे। और एक और बात याद रखेंगे कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो वहां ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वहां अपचयन की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ग्रहण हो रहा है, तो इसलिए इसमें हम कह सकते हैं अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ गए हैं। वही बात यहाँ पे भी लिखा गया है महत्वपूर्ण बिंदु में कि इलेक्ट्रॉन खोना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ये खो दिया है इसलिए ऑक्सीकरण होगा और इलेक्ट्रॉन को पाना मतलब लेगा, ग्रहण करेगा तो वहाँ अपचयन होगा। और तीसरी बात, रेडॉक्स अभिक्रिया का आधार है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण सिद्धांत रेडॉक्स अभिक्रिया का आधार होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ही आपको लिखना है इसमें। ठीक है ना, चलिए जी आगे बढ़े। ठीक है, अगला आता है ऑक्सीकरण संख्या सिद्धांत क्या है। ऑक्सीकरण संख्या सिद्धांत क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार बताना है कि किसी यौगिक में तत्वों पर उपस्थित काल्पनिक आवेशों को उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं।
ठीक है ना, जिसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान होती है, मतलब जिससे रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान होती है। ये आप याद रखेंगे। यहां पे ये बातें आप समझ में आए हैं? क्या ये कह रहा है, किसी यौगिक में तत्वों पर उपस्थित काल्पनिक आवेश को ही हम उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे एक यौगिक है, जैसे एक यौगिक है NaCl, ठीक है ना, NaCl एक यौगिक है, तो किसी यौगिक में तत्वों पर उपस्थित काल्पनिक आवेश। अब ये यौगिक है, ये किन किन से मिलकर बना है जी? तो हम देख सकते हैं, एक तत्व है हमारा सोडियम और दूसरा तत्व है क्लोरीन। इन दोनों से मिलकर ये बना हुआ है। और हम जानते हैं सोडियम पर प्लस काल्पनिक आवेश धनात्मक होता है और क्लोरीन पर ऋणात्मक होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि किसी यौगिक में तत्वों पर उपस्थित काल्पनिक आवेश को ही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे इस पर काल्पनिक आवेश कितना है, इस पर सोडियम का काल्पनिक आवेश है +1, तो +1 क्या हो जाएगा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा सोडियम का। इसके काल्पनिक आवेश है -1, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, क्लोरीन का -1 हो जाएगा। और जिससे क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की पहचान होती है। तो नहीं बोल देंगे जी, बोल देंगे किसी यौगिक में तत्वों पर उपस्थित काल्पनिक आवेश को ही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, जिससे रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान होती है। इतना बोल देंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात, मुक्त तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ठीक है ना, जितने भी मुक्त तत्व हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। ठीक है, जैसे NaCl है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी, बट मुक्त अगर तत्व है जैसे सोडियम ही अगर मुक्त हो तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या नहीं होगी। अगला आता है, आयनों की संख्या उसके आवेशों के बराबर होती है। आयनों की जो संख्या होगी उसके आवेश के बराबर होगा, जितने आयन होंगे उतना ही आवेश होगा। ठीक है, अगला आता है कि अभिक्रिया की प्रकार बताती है। अभिक्रिया किस प्रकार की है ये बताते हैं। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट। चलिए जी, नेक्स्ट इसका भी पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बातें करेंगे जी, फिर हम बातें करते हैं। चलिए, वैसे तो डाल्टन का परमाणु मॉडल हम बहुत विस्तार में भी बता सकते हैं, बट ज्यादा हम विस्तार नहीं किए हैं, सिंपल किए हैं, इतना ही आपको लिखना है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत कहें, डाल्टन का परमाणु नियम कहें, ठीक है ना, या डाल्टन का परमाणु मॉडल कहें, सब बात एक ही है। तो डाल्टन के अनुसार सभी पदार्थ जो होते हैं वो सूक्ष्म अविभाजित कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के अनुसार ये बताया गया कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहली बात तो वो सूक्ष्म होता है। मतलब सूक्ष्म मतलब समझ ही रहे हैं, बहुत ही छोटा होता है और अविभाजित कण होता है। मतलब परमाणु को हम क्या, पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं, विभाजित या विभाज्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, और जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। मतलब डाल्टन के अनुसार पदार्थ जो होते हैं वो सूक्ष्म कण और अविभाजित कणों से मिलकर बने होते हैं, और ऐसे पदार्थ को हम परमाणु कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, कि ऐसा कोई पदार्थ जो सूक्ष्म हो और अविभाजित कण हो, मतलब उसको और ज्यादा तोड़ ना सके, तो उस ऐसे पदार्थ को ही हम परमाणु कहेंगे। ठीक है ना, ये बात आप याद रखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में यहाँ पे क्या याद रखेंगे, सबसे पहली बात कि परमाणु न तो उत्पन्न होते हैं न ही नष्ट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक तत्व में परमाणु समान होते हैं। एक तत्व जैसे हाइड्रोजन है तो इसमें परमाणु क्या होंगे, सभी जितने भी हाइड्रोजन के परमाणु होंगे वो सभी समान होंगे, एक आपस में इक्वल होंगे। दूसरी बात, यौगिक निश्चित अनुपात में बनते हैं। यौगिक एक निश्चित अनुपात में बनेंगे, जैसे कि एक H2O है, जल है, तो जल में एक निश्चित अनुपात क्या है कि देखिए हाइड्रोजन की संख्या हमने 2 लिया है और ऑक्सीजन की संख्या 1 लिया है, तो 2:1 के अनुपात में अगर लेंगे तभी जाकर बनेगा। ठीक है ना, ये बात आप याद रखेंगे कि एक निश्चित अनुपात में ये बनते हैं। अब ये संख्या के आधार पर बताए हैं। वैसे तो जो कोई भी यौगिक होता है वो परमाणु भार के निश्चित अनुपात में बनते हैं, तो ये परमाणु भार के निश्चित अनुपात में भी हम नहीं बनाए हैं, बनाएंगे तो उसमें देखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
बहुत चीज़ें तो मैं ये भी जानता हूँ, कहना तो नहीं चाहिए बट मैं कह रहा हूँ, बहुत चीज़ें तो ये है कि बहुत ही सारे स्टूडेंट ऐसे भी कुछ होंगे जिनको ऊपर ऊपर से निकल जा रहा होगा कि ये सब क्या ही बीच बीच में बोल दे रहे हैं, अणु परमाणु। किनकी बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे, मैं जानता हूँ, दिल से मैं कह रहा हूँ, जिनको अभी पूछ दे अणु किसे कहते हैं तो उनको नहीं पता। अब वो बाद में गलती क्या करेंगे, सर समझ में नहीं आया। बाबू समझ में कैसे आएगा अगर बेसिक न पता हो तो? समझ तो रहे हो ना, यही बातें हैं। तो मुझसे जितना हो पा रहा है उतना मैं कर रहा हूं। अब बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो ये तो मेरी गलती नहीं है। फिलहाल मैं तो आपको फिर से मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम कुछ नहीं तो इतना याद कर लें, काफ़ी होगा। आप एग्जाम में कम से कम अच्छे नंबर से पास तो हो जाएंगे। अब क्लास 12th में आइएगा, हम सीरियस से होकर आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे और पूरा बेसिक लेवल से हम लेकर चलेंगे क्लास 12th में, जिससे कि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। ठीक है। अक्सर देखने को क्या मिलता है कि स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग का हमारा जो चैनल है उतना ज़्यादा बहुत बड़ा तो है नहीं, क्योंकि हम अकेले काम करते हैं, अकेले सब कुछ करना होता है। बड़े बड़े चैनल हैं जिसमें बहुत सारे टीचर मिलकर काम करते हैं, तो वो चैनल बड़ा है। तो अक्सर स्टूडेंट देखते हैं ना कि बड़ा वो जो चैनल है ना तो वहां पे हमको अच्छा मिलेगा, ये छोटा चैनल ये क्या ही पढ़ाएंगे ऐसे वैसे सोचकर मतलब नहीं आते हैं। ऐसा भी देखने को मिलता है। हर बार से मैं तैयारी करा रहा हूं तो ऐसा होता है, बट मैं आशा करता हूं कि इस बार ऐसा नहीं होगा। आप सभी क्लास 11th में हमसे पढ़े हुए हैं तो क्लास 12th में भी आप हमारे ही चैनल से पढ़ाई करेंगे। मेन चैनल आपको पता ही होगा क्लास 12th का ब्रदर सर, वहां पे ज्वाइन हो जाएंगे। आपका लास्ट मार्च के लास्ट से आपका न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे ना? ठीक है, बता दीजिएगा आप हमें। अगला आता है डी ब्रोगली का पदार्थ तरंग सिद्धांत। डी ब्रोगली का पदार्थ तरंग सिद्धांत क्या होता है, चलिए हम समझ लेते हैं। इसी को डी ब्रोगली सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं, तो चलिए समझ लेते हैं जी। सिंपल सा इसमें बताया गया कि डी ब्रोगली के अनुसार, डी ब्रोगली एक वैज्ञानिक हैं, तो डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिशील कण में तरंग का गुण पाया जाता है। मतलब डी ब्रोगली का ये मानना था कोई भी गतिशील, मान लेते हैं ये एक छोटा सा कण है और ये तेजी से अगर गति कर रहा है ना, तो गति कर रहा है तो इसमें कण का भी गुण होगा, कण का भी गुण पाया जाएगा और दूसरी बात इसमें तरंग का भी गुण पाया जाएगा, दोनों का ही गुण पाया जाएगा। समझ रहे हैं? तो किसी गतिशील कण, किसी गतिशील मतलब कोई भी कण अगर गतिशील है तो किसी गतिशील कण में कण का गुण और तरंग का गुण दोनों का गुण पाया जाता है। तो यही तो बात है, तो नॉर्मल है, इतना तो बोल ही देंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ना एक सिद्धांत जो आपको लिखना है, जो गणितीय रूप यहाँ से हमें से पूछ लिया जाता है, गणितीय। इसमें अब ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखिएगा कि गणितीय रूप में लैम्डा इजकल टू एक्स बाई पी होता है। ठीक है ना, h बाई पी होता है और इजकल टू h बाई पी के जगह पर एम भी हम लिख सकते हैं, द्रव्यमान गुणे वेग। तो ये एक समीकरण है डी ब्रोगली का, ये आप लिख लीजिएगा। जहां लैम्डा क्या है मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूं। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य। जहां h क्या है? प्लांक नियतांक। p क्या है? संवेग। h क्या है? h वही बात है, देखिए यहाँ पे h बाई पी और h बाई पी है वो h बाई एम भी के बराबर है, क्योंकि h को तो h लिख दिए हैं और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो p के जगह पे द्रव्यमान गुणे वेग हम लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख दिए। ये क्या है? ये मास है मतलब द्रव्यमान है और यहाँ पे v क्या है? वेग है। चलिए जी, स्क्रीनशॉट आप लेंगे। फिलहाल यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट जरूर लिखिएगा। इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन में तरंग गुण स्पष्ट होता है, इलेक्ट्रॉन में तरंग गुण स्पष्ट होता है, ये याद रखेंगे। अब बड़े कणों में क्या होता है? प्रभाव बहुत कम होता है, मतलब बड़ा जो कण है उसका प्रभाव बहुत कम होता है। दूसरी बात, क्वांटम सिद्धांत को मजबूती मिलती है, इससे क्वांटम सिद्धांत को मजबूती मिलती है, ये भी बात आप याद रखेंगे। ले लिए स्क्रीनशॉट ना? चलिए जी, अगला हमारा आता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। लिखिए, ये भी हम समझ लेते हैं। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत,
अब इस सिद्धांत में क्या बात बताया गया, इस सिद्धांत के अनुसार एक ही परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों को चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकते। एक ही इलेक्ट्रॉनों के क्या होते हैं, एक ही परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनके चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अब मैं अगर कहूं कि क्वांटम संख्या 4 कौन कौन से हैं यही बता दीजिए, तो बहुत सारे स्टूडेंटों को नहीं पता होगा। पता है? अब नहीं पता होगा तो यहां पे ये लिखा गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी एक परमाणु है, कोई भी मान लेते हैं सपोजेट एक परमाणु है। अब इस परमाणु में जाहिर सी बात है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मान लेते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों का चारों जो क्वांटम संख्या होता है, ठीक है, द्विगांशिक क्वांटम संख्या होता है, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, बट उस पर हम नहीं जाएंगे, बस बोलेंगे अभी कंफ्यूजन में आप आ जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी जो चारों क्वांटम संख्या है ना, 4 क्वांटम संख्या है, इसका मान समान नहीं हो सकता। चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है 2 इसका समान हो, 2 इसका भी समान हो, परंतु 2 फिर बदल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं जी, किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों का चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। यही बात पाउली के पॉइसन सिद्धांत में बताया गया है। बहुत शॉर्ट करके सिंपल में हमने लिखा हुआ है, इतना लिखेंगे काम चल जाएगा। ज्यादा गणितीय रूप हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होता है और ज्यादा स्टूडेंट डरते हैं और कंफ्यूजन में चले जाएंगे। जिनको बेसिक ही नहीं पता है, गणितीय रूप बताएंगे समझ में आएगा, माथा पीटने लगेंगे और कहेंगे नहीं सर नहीं पढ़ेंगे उससे अच्छा। तो मैं नहीं चाहता कि अभी भी ना पढ़े, जितना भी पढ़े पढ़ लीजिए बाबू, बस मैं यही चाहता हूं। अगला आता है महत्वपूर्ण बिंदु में एक आता है कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि कक्षा में एक यह ऑर्बिटल है तो इसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये दूसरा ऑर्बिटल है, इसमें भी अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन। ये तीसरा ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी बात कहा गया दोनों में स्प्रिंग विपरीत होगा। विपरीत का मतलब दोनों में इलेक्ट्रॉनों की दिशा विपरीत होगी। एक की दिशा इस दिशा में है तो एक की जस्ट इसके विपरीत दिशा में। एक का देखिए ऊपर की दिशा में है तो एक की दिशा नीचे है, तो दोनों की दिशाएं जो होंगी वो विपरीत होंगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाने में सहायक होंगे। इससे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसानी से समझा सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या बात है। अगला आता है कण सिद्धांत को लिखिए। अब कण सिद्धांत क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया कि सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जो निरंतर गति करते रहते हैं। जो क्या करते हैं जी, निरंतर गति करते रहते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ है वो क्या होता है, वो कोई भी पदार्थ, ये सपोजिट एक पदार्थ है, तो कोई भी पदार्थ है ना वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और ये जो कण है, ये छोटे छोटे जो कण है, ये लगातार, ये छोटे छोटे कण है, ये लगातार इस तरीके से गति करते रहते हैं। समझ गए ना। तो किसी पदार्थ के जो सूक्ष्म कण हो, मतलब कोई भी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जो लगातार गति करता रहता है, ठीक है ना। अगला आता है महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे पहला, कण में रिक्त स्थान होते हैं। जो कोई भी कण होता है ना उसमें रिक्त स्थान होंगे, ठीक है, या हम कह सकते हैं परमाणुओं में रिक्त स्थान होते हैं, ये भी कह सकते हैं। ताप बढ़ाने पर गति बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है, जितना हम ताप ऊपर से ताप बढ़ाएंगे ना इसकी गति बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ताप जो होता है वो स्पीड के, वेग के हम कह सकते हैं समानुपाती होता है। अगला आता है पदार्थों की अवस्था समझाता है। पदार्थ किस अवस्था में होगा, ठोस, द्रव या गैसीय अवस्था में, वो सब इससे ही पता चलता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, अंतिम हम अपने आ जाते हैं। अंतिम हमारा आता है लासा-तेलिए का नियम। और लासा-तेलिए का सिद्धांत क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं, इसके बाद हमारा टोटल ये कंप्लीट हो जाएगा। अंतिम है जी, बिल्कुल सिंपल में ये भी समझ लीजिए। लासा-तेलिए में बताया गया कि इस सिद्धांत के अनुसार यदि संतुलन अवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए, ठीक है,
तो प्रणाली जो है उस परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब इसके अनुसार हमें बताया गया, लासा तेली के अनुसार हमें बताया गया कि इस सिद्धांत के अनुसार यदि संतुलन अवस्था में कोई प्रकार की परिवर्तन ना किया जाए, अगर कोई भी संतुलन अवस्था है और उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन ना किया जाए तो प्रणाली उस परिवर्तन का विरोध करने लगेगी। तो जो सिस्टम है ना, सिस्टम है वो इस परिवर्तन का विरोध करने लगेगी। जैसे एक बात हम कहें सिंपल सा, अगर यहाँ पे कह रहे हैं ना संतुलन अवस्था, यदि संतुलन अवस्था में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन ना किया जाए, मतलब एक व्यक्ति है जिसको मतलब हमेशा सुख ही रह रहा है, तो ये ना सिस्टम के परिवर्तन उसका विरोध करने लगेगा। जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, इसको विरोध करेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति हमेशा सुखी कैसे रह सकता है और कोई व्यक्ति हमेशा दुखी कैसे रह सकता है, तो वही उसका क्या करेगा, विरोध करने लगेगा सिस्टम। तो यही बात है, सिस्टम मतलब हम एग्जांपल से दे सकते हैं, जैसे कि प्रकृति को उसका विरोध करने लगेगा, बट वो हम एग्जांपल दे रहे हैं, इस पर उस पर कोई आधारित नहीं है, ठीक है ना। सिंपल सा याद कर लीजिएगा, ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, अगर किसी के, मैं ये भी कह रहा हूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट लासा तेलिया का सिद्धांत या कोई भी इसमें से ये 10 इंपॉर्टेंट हमने सिद्धांत बताए हैं, इसमें से 10 इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे ये 10 इंपॉर्टेंट हमने सिद्धांत में से किसी भी सिद्धांत को पढ़ना है, जैसे कि आदर्श गैस समीकरण को डिटेल में पढ़ना है तो यूट्यूब पे लिखिए आदर्श गैस समीकरण, ब्रदर सर वीडियो मिल जाएगा। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, ब्रदर सर वीडियो मिल जाएगा। तो सर्च करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त, समझ रहे हैं ना। उसमें हम डिटेल में आपको बताए हुए हैं, इसका याद रखिएगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो था ये नहीं बताएं, तो ताप, दाब और सांद्रता का प्रभाव बताता है। इस सिद्धांत की सहायता से हमें ताप कितना होगा, दाब कितना होगा और इसकी सांद्रता मतलब m कितना होगा, इसके बारे में बताता है। रासायनिक उद्योगों में उपयोगी होता है। और तीसरी आता है संतुलन की दिशा का निर्धारण करता है, संतुलन की दिशा का निर्धारण करता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो सिद्धांत है 10 इंपॉर्टेंट, ये कंप्लीटली समझ में आ गए होंगे। अब मैं दिल से आप सभी को सैल्यूट करता हूं कि आप सभी जो सफलता बैच हम लोग का लॉन्च हुआ था, इस पर आप अंत तक जुड़े रहे। मैं बता दूं कि जैसे आपको हमने क्या प्रॉमिस किया था, मैं यहाँ पे अंततः मैं बताना चाहूंगा कि फिजिक्स की और क्या हमने केमिस्ट्री का आपसे प्रॉमिस किया था कि अच्छे तरीके से हम आपको कराएंगे जी। हमने कहा था ना, जिसमें हमने क्या कहा था, सबसे पहले महत्वपूर्ण परिभाषा दोनों का देखा जाएगा। परिभाषा फिजिक्स में जितने इंपॉर्टेंट परिभाषा है, फिर नियम को देखा जाएगा, फिर सिद्धांत को देखा जाएगा, ठीक है, यही ना कहे थे। इसमें भी हमने क्या कहा था, परिभाषा को, फिर नियम को, फिर सिद्धांत को, यही ना हमने कहा था। तो ये हमने कहा हुआ था। तो देख लीजिए सभी फिजिक्स के महत्वपूर्ण परिभाषा, नियम, सिद्धांत को हमने करा दिए। फिर ऐसे ही महत्वपूर्ण परिभाषा, नियम, सिद्धांत को केमिस्ट्री में भी करा दिए हैं। अब सिर्फ एक चीज बच गया है, जो है आप दोनों में एक ही चीज बच गया है, न्यूमेरिकल। तो अगर आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल पर वीडियो आए तो आप सभी हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। अदरवाइज मैं कहूँगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतना केवल आपसे रिक्वेस्ट है। इन सभी के अगर परिभाषा, नियम, सिद्धांत को देखना है, प्लेलिस्ट में चले जाइए, सबका बन गया है, तो वहाँ से अपनी पढ़ाई कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हमको इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक यू।